जिसकी धारणशीलता अच्छी होगी उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी। तो जो कुछ तुम सीखते जा रहे हो वो तुम्हें याद भी रहना चाहिए। अगर वो याद रहता है तो बोलेंगे हाँ तुमने धारण कर लिया। तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ाओ। एक्सेप्टेंस जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे अंदर, रिटेन करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, रिटेंटिविटी बढ़ जाएगी तुम्हारी एक्सेप्टेंस बढ़ने के साथ। तो आज का लेक्चर नंबर लगाओगे 43, डेट लगाओ, लेक्चर नंबर लगाओ 43। एसी में लेक्चर नंबर 3। बाकी एडिशनल डिटेल हम कवर करेंगे इस पे। फेजर जो होता है, फेज डायग्राम है ये, जैसे रोटेटिंग वेक्टर को कहते हैं फेजर। वो वेक्टर जो घूम सकता है, तो ये वेक्टर है जो सर्कल में घूम सकता है, तो इसको कहते हैं, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसको कहेंगे फेजर। इसके बाद एडिशनल डिटेल अगर मैं तुम्हें बताऊं फेजर की, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करेंगे। तो फेज टर्म तुम्हारे लिए नई नहीं है, फैमिलियर हो तुम। फेज डिफरेंस को डेल्टा पाई से दिखा रहे हैं, पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स से, टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से। तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है
ये भी तुमने सीखा था। एक फेज का मतलब ये भी था जो फेज डायग्राम से लिंक करके तुमने सीखा था, यानी वो पुराने कंसेप्ट पे रिवाइज कर लो। ये वेपर और सॉलिड और लिक्विड, 3 फेजेस, ट्रिपल पॉइंट, ये फेज डायग्राम भी पढ़ा हो तुमने। यहाँ पर जो फेज का मीनिंग है वो ये वाला मीनिंग है, ये फेज शिफ्ट, कि अगर ये 2 ग्राफ हैं तो ये आपस में शिफ्टेड है। जैसे 2 पेंडुलम ऑसिलेट करते थे, दोनों एक साथ मीन पोजीशन से नहीं गुजर रहे, दोनों एक साथ एक्सट्रीम पर नहीं जा रहे, टाइम डिफरेंस आ रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आएगा। हाउ दे आर रिलेटेड? फ्रैक्शन ऑफ ए साइकिल, ये डेफिनेशन हो गई फेज की। फ्रैक्शन ऑफ ए साइकिल ऑफ ए पीरियोडिक क्वांटिटी that has been completed at a specific reference time expressed as an angle, angular form में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 2 पाई फेज में डिफरेंस लैम्डा पार्ट डिफरेंस के बराबर है और कैपिटल टी टाइम डिफरेंस के बराबर। इसे तुम लिंक कर सकते हो। तो वापस से होते हैं उसी पर वेरियस रिप्रेजेंटेशन। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें रिप्रेजेंट करना सीखना है, तो उसके लिए तुम assumption ले सकते हो। लेट लिखोगे I equal to I0 sin omega t and V equal to V0 sin omega t plus 5। इसका मतलब हमने करंट को रेफरेंस माना है और ये माना है कि वोल्टेज की फेज फाई के डिफरेंस पर है। अभी जो फाई डिफरेंस है ये 0 भी हो सकता है, ये प्लस π/2 भी हो सकता है, माइनस π/2 भी। इन 3 केस को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने करंट को रेफरेंस लिया है, डिफॉल्ट से करंट को ही रेफरेंस लेते हैं, जबकि हम चाहते तो वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकते थे। ऐसे सिचुएशन में यहां पर आ जाता ओमेगा टी प्लस फाई, यहां आ जाता ओमेगा टी, ये बेसिक डिफरेंस आता। तो केस 1, अगर फाई 0 है, केस 1 लिखना है तुम्हें, if phi equal to 0 then करके डैश लगा दो। फर्स्ट वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम कैसा होगा? phi 0 का मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, दोनों की फेज ओमेगा टी। मुझे पता है डोमेस्टिक सप्लाई में करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल घर में जो हमारे करंट आ रही है वो 4 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर के बीच है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अप्लायंसेस एट ए टाइम कितने चल रहे हैं उस समय पर। और वोल्टेज फिक्स है, 230 वोल्ट आ रहा है। भारत में 230 है, कहने के लिए हम 220 कह देते हैं। तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा वेक्टर डायग्राम में, हालांकि करंट स्केलर है पर सारा ट्रीटमेंट वेक्टर जैसा है। तो ये छोटा वेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि करंट मैग्नीट्यूड में कम होती है, बड़ा वेक्टर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वोल्टेज मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। ये सिंपल सा डायग्राम है, इसको बोलते हैं वेक्टर डायग्राम। ठीक, सीक्वेंस में वेक्टर डायग्राम के बाद हम पहले फेजर बनाएंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां तुम देख रहे हो फेजर ये ऐसे बना के दिखाया। इसमें किसको रेफरेंस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नोटेशन चेंज हो सकता है, पर क्योंकि ये दोनों सेम फेज में यहाँ पर नोटेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे वेक्टर डायग्राम ये बनाने के बाद फेजर, ये तो हो गया वेक्टर। इसके बाद फेजर, जब शुरू में हम फेजर बनाते हैं तो हम मदद लेते हैं सर्कल्स की। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इन सर्कल्स के बिना बनाते हैं डायरेक्ट। एक छोटा सर्कल बनाया तुमने करंट के लिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है, बड़ा सर्कल वोल्टेज के लिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। रेफरेंस एक्सिस बनाओ, साथ साथ बनाते चलो, इंतजार मत करो। ये हो गया रेफरेंस एक्सिस OA। करंट का एक्सप्रेशन है I0 sin ओमेगा t। तो करंट का जो फेजर है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा ओमेगा t एंगल पर। ये घुमाकर मैंने वेक्टर खींचा जिसको फेजर बोलेंगे, एंगल ओमेगा t पर ये I0 है। अगर इसका कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लेता हूं तो बनेगा I0 sin ओमेगा t, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनेगा I0 cos ओमेगा t। I0 sin ओमेगा t इज नथिंग बट I, क्योंकि I होता है I0 sin ओमेगा t, तो मैं इसको I लिख सकता हूं। वोल्टेज के लिए अगर मैं बनाता हूं phi 0
होने की वजह से वोल्टेज की फेज भी ओमेगा टी है। तो इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। वोल्टेज का बड़ा वेक्टर है तो ओमेगा टी एंगल पर घुमा दिया तो बन गया फेजर। तो ये V0 होगा और इसका कंपोनेंट इधर होगा V0 sin ओमेगा टी, जिसको मैं V से दिखाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं या फिर जैसा तुम स्क्रीन पे देख रहे हो बिना सर्कल के, सर्कल हटा दो तो ये इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये डायग्राम और वो डायग्राम दोनों को कहते हैं फेजर। फिर तीसरा तुम्हें बनाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मुझे पता है कि यहां पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में एक साथ मैक्सिमम पे एक साथ मिनिमम पे जाएंगे। तो अगर मैं ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करूं करंट और वोल्टेज को, टाइम के साथ वेरिएशन दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम बनाओ, वाई एक्सिस पर वोल्टेज भी है करंट भी है, दोनों V एंड I। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट को हमने रेफरेंस लिया है, करंट को पहले दिखाएंगे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। एक साइकिल के लिए बनाना काफी है। यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया टाइम पीरियड t के बराबर। ये करंट का वेरिएशन शो कर रहा है ग्राफ। तो ये करंट की पीक वैल्यू है, यहाँ पे मार्क करोगे I0। ये नेगेटिव में पीक है -I0। तो अगर मुझे वोल्टेज का वेरिएशन शो करना है, मुझे पता है वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी पीक भी ज्यादा होगी करंट से। मैं पॉइंट मार्क कर सकता हूं इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ। लॉजिकली देख लो, पहले पॉइंट मार्क करने के बाद ग्राफ प्लॉट करना अच्छा रहता है। एक स्मूथ कर्व से इनको ज्वाइन करते हुए ग्राफ खींच दोगे और ये जो रेड वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज के वेरिएशन। तो इसको बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है, ऑरिजिन शिफ्टेड है। जब मेरे पास प्रोजेक्टर है तो मैं इससे ये फायदा उठाऊंगा कि डिफरेंट केसेस साइमल्टेनियसली तुम देख सकते हो। दिस इज अनकॉमन केस, दिस इज कॉमन केस। बोर्ड में आएगा ऐसे बना सकते हो, पूछा जा रहा है तो ऐसे बनाओगे। पर अगर बोर्ड में ऐसे दिया हुआ है तो भी उसका मतलब तुम समझ सकते हो कि ये और ये एक ही बात है, सेम फेस। अगला केस लेते हैं, केस 2। ऊपर 1 लिखा हुआ है गलत, ठीक है। केस 2 है 5/2 प्लस 5/2। अब की बार फेज डिफरेंस प्लस 5/2 है। जैसा तुम्हें बताया कि करंट के फेज के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो प्लस 5/2 का मतलब है वोल्टेज करंट से आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो अगर मुझे वेक्टर डायग्राम बनाना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? वेक्टर डायग्राम ऐसा दिखेगा केस 2 के लिए। करंट तो वही रहेगी, तीनों ही डायग्राम में करंट के रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। रेफरेंस है, रेफरेंस में चेंज आता है क्या? रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो रेफरेंस चेंज नहीं होता, करंट वही रहेगी। वोल्टेज 90 डिग्री आगे तो वोल्टेज का जो बड़ा वेक्टर है वो चले जाएगा 90 डिग्री ऊपर। ये वोल्टेज का वेक्टर, ये करंट का वेक्टर। ये वेक्टर डायग्राम बनाना इतना आसान है और फेजर बनाना वो भी आसान है। इसको एंगल पर घुमा लो। अब मान लो हमें सर्कल्स की जरूरत नहीं है, रेफरेंस ले सीधे फेजर डायग्राम। ये रेफरेंस एक्सिस हो गए, ओमेगा टी एंगल पर ये करंट का फेजर ओमेगा टी एंगल पर I0। तो वोल्टेज का फेजर इससे 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे का मतलब उसका फेज होगा ओमेगा टी प्लस 5/2। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा 90 डिग्री। सर्कल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो तुम इन दोनों में अगर देखो तो मामूली सा अंतर है, इसी को टिल्ट कर दिया। अब यहां पर जो बना हुआ है सिचुएशन इज डिफरेंट। क्या सिचुएशन है? ये और ये सिचुएशन सिमिलर
वोल्टेज को। तो अगर मैं वोल्टेज रेफरेंस ले रहा हूं तो V0 sin ओमेगा t इधर होगा, तो करंट तो 90 डिग्री पीछे है, इसलिए करंट को इधर बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तो जैसा तुम यहां देख रहे हो, करंट और वोल्टेज मैं जो बनाने वाला हूं वो भी सेम बनाने वाला हूं, वो इससे मैच होगा। तो अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं, इट लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा। करंट को तो वैसे का वैसे ड्रॉ कर दो, करंट में कोई चेंज नहीं। y एक्सिस पर करंट और वोल्टेज दोनों प्लॉट करना है हमको, x एक्सिस पर टाइम। करंट जो कि रेफरेंस है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म एक साइकिल के लिए। करंट का कर्व साइन कर्व है, तो वोल्टेज का कर्व होगा कोसाइन कर्व। तो बनाने का लॉजिक ये है कि पहले तुम पॉइंट मार्क कर दो, जब करंट 0 है वोल्टेज होगा मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम तब वोल्टेज होगा 0, जब फिर से करंट 0 वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर करंट मैक्सिमम वोल्टेज 0 एंड सो ऑन। तो तरीका ये रहेगा, पहले पॉइंट्स मार्क कर दो कि ग्राफ कहां से होकर गुजरेगा। पॉइंट मार्क करने के बाद इन सारे पॉइंट्स को जिनको मार्क किया एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, और ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि वोल्टेज जो ऐसा होता है, अभी प्रूव करेंगे थोड़ी देर में। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज पीछे चले जाता है। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, नाउ केस 3। थोड़ा स्पीडली काम करना रहेगा, तुम्हारा पूरा फोकस यहीं पे रखो। ऊपर मिसप्रिंट है, केस 1 लिखा हुआ आ रहा है, इट इज केस 3, 5 इक्वल टू -π/2। तो अब मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, तुम एप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ दो या साइमल्टेनियसली बना लो जितना टाइम मैं दे रहा हूं उसमें। ये वोल्टेज नीचे चला जाएगा, π/2 पीछे। जैसे मैंने बोला करंट रेफरेंस है, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट इधर रहेगी, वोल्टेज का वेक्टर नीचे चला जाएगा। ये वोल्टेज का फेजर इधर चला जाएगा, π/2 पीछे। वहां पर कैसे दिखा रखा है, करंट को आगे दिखा रखा है, वो भी सही है, वैसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वोल्टेज को मैं इधर दिखा दूंगा। अपने आप प्रेडिक्ट करके तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। करंट तो यही रहेगी जो ब्लू कर्व है, वोल्टेज अब की बार नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर से शुरू होने के बजाय नीचे से स्टार्ट होगा, पिछड़ जाएगा। यहाँ डिफरेंट वे में दिखाया है, पर ये भी सही है, एक तरीका ये भी है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो एप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ दो, क्योंकि हम जा रहे हैं अगले टॉपिक पर। अगर तुमने अभी तक कुछ बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो ये अपने आप कंप्लीट करना है। हमको स्टडी करने हैं अलग अलग तरह के एसी सर्किट्स। हेडिंग इज वेरियस एसी सर्किट्स। तो सर्किट में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रेजिस्टेंस हो, सर्किट में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इंडक्टेंस हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कैपेसिटेंस हो, दो के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये है तुम्हारे सामने, कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इसमें से कुछ नहीं लिखना, बस पहला वाला टॉपिक लिखना है। फर्स्ट सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसको डिटेल में पढ़ के फिर अगले पे जाएंगे। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, और फाइनली हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री L, C एंड R। तो पहला वाला सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। सर्किट ड्रॉ करो जैसा तुम्हें दिख रहा है। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे सामने, कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, तो कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लो, और नहीं आता है तो ये वाला ऑप्शन चूज करो, I = I0 sin ओमेगा t, क्योंकि ये डेरिवेशन में करवाने वाला हूं। दूसरी तरह से भी हो सकता है, ये जो सोर्स है इसको बोलते हैं एसी सोर्स, ये सिंपल है एसी सोर्स का, ऐसे घुमा हुआ, और इसको तो तुम जानते हो रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन दिखाई है, दिस इज रॉन्ग।
ये इंटरनेट से उठाया हुआ डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया। एसी सर्किट में कभी भी करंट की डायरेक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि करंट रेसिप्रोकेट करती है। तो तुम्हें करंट की कोई डायरेक्शन नहीं दिखानी है किसी भी एसी सर्किट में। ये एसी सोर्स का सिंबल है। मैं इसको वोल्टेज सोर्स अगर मानूंगा, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, तो V इक्वल टू V0, V0 को Vm भी कहते हैं, Vp भी कहते हैं। P यानी पीक, M यानी मैक्सिमम, ये सब नोटेशन है अलग अलग। और अगर मैं करंट सोर्स ले रहा हूं तो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, ये वाला ले लो, बना लिया डायग्राम। करंट सोर्स लेने के बाद ऑब्जेक्टिव ये है, हम यहां पर ये पता करना चाहते हैं कि वोल्टेज के लिए क्या रिलेशन होगा, और वोल्टेज का रिलेशन निकाल के हम ये जानना चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच क्या फेज रिलेशन होगा, उनकी फेजेस आपस में किस तरह से रिलेटेड होगी। तो तुम लिख सकते हो, फॉर द सर्किट शोन वी मे राइट, फॉर द सर्किट शोन वी मे राइट, मुझे वोल्टेज पता करना है, V होता है IR, पर हम जानते हैं एसी सर्किट है, एसी सर्किट में IR नहीं होता, क्या होता है IZ, R की जगह Z आता है। रेफरेंस साइड में तुम्हें पता है इस सर्किट में सिर्फ R प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है तो Z किसके बराबर है, R के बराबर। तो मैं I की वैल्यू रख देता हूं, I की वैल्यू I0 sin ओमेगा t, उसको R से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं पीक वैल्यू ऑफ करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि R Z के बराबर है। तो मैं इसको लिखता हूं V0 sin ओमेगा t। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, ये डेरिवेशन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, ब्लॉक में बंद कर दो। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता बिकॉज ये बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछते। तुम्हें दिखाई दे रहा है वोल्टेज की फेज ओमेगा t और वहां करंट की फेज वो भी ओमेगा t, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0। स्टेटमेंट क्लियरली V and I remain in same phase for CKT, circuit containing capital R only. V and I remain in same phase for circuit containing resistance only. नीचे नोट लगा लो, make 3 diagrams of case 1। केस 1 में जो 3 डायग्राम तुमने बनाए थे, वेक्टर डायग्राम जिसमें सेम फेज में दिखाया था फेजर, जिसमें सेम फेज में दिखाया था ग्राफिकल, ये वाला जिसमें सेम फेज में दिखाया था। तो ये जब भी डेरिवेशन आता है ये 3 डायग्राम वहां पे आएंगे, केस 1 वाले। तो केस 2 वाले कहां पे आएंगे, नेक्स्ट सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली पर जाने से पहले कुछ डिटेल ओरली समझो इसकी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया, वेक्टर की फेजर, बताओ ये फेजर है, ये वेक्टर नहीं है क्योंकि घुमा रखा हमने, लिखा भी है मैंने नीचे फेजर डायग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम साफ साफ देख रहे हो करंट और वोल्टेज सेम फेज में वैरी कर रहे हैं, किस तरह से। अगर मैं पावर को भी शामिल करूं कि इस सर्किट में पावर का क्या होगा, एडिशनल डिटेल बता रहा हूं, तो पावर को भी शामिल करो, एनसीईआरटी में नहीं है। तो तुम देखो ये वाला ग्राफ जो पिंक कलर से दिखाया है, ये ऊपर 2 पीक जो निकल रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पावर। नेगेटिव में नहीं है पावर, पावर सिर्फ पॉजिटिव में। तो अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है, कितनी उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे आप। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, सर्किट कंटेनिंग L ओनली। और सर्किट बनाना भी है तुमको, कौन सा वाला बनाओगे, फिर से करंट सोर्स से लेंगे हम। ये रेजिस्टेंस जैसा मत बनाना, इसको कॉइल जैसा बनाना, जैसा उधर है L, पर करंट की डायरेक्शन दिखाना गलत है, जैसा मैंने तुम्हें लॉजिकली बताया। तो कॉइल जैसा बनाओ यहां पर, और I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। हमें पता करना है वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन, तो एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो V, I और L इन तीनों को लिंक करता हो आपस में। तो ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा था EMF के रेड्यूस
For the circuit shown from Faraday's law of EMI, we may write induced EMF equal to minus d by dt of n phi। लगातार करंट बदल रही है तो वो जो कॉइल है उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अपोज करेगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस फैराडेज लॉ के हिसाब से इतना होगा, जहां पर n है उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और phi है एक टर्न से रिलेटेड फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस n phi। रिसेंटली अभी ताजा तुमने पढ़ा था n phi होता है li। मुझे n phi नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे तो l इंट्रोड्यूस करना है, l गिवन डेटा है, तो मैं n phi की जगह लिखता हूँ li माइनस l को कांस्टेंट तो बाहर लिख सकता हूँ l टाइम्स di by dt, एक स्टेप आगे। बट अगली स्टेप जो लिख रहा हूं उसको मैं एक और लॉजिक से समझाऊंगा। एक लॉजिक तो ये है कि E होगा माइनस V के बराबर। तो V क्या है? ये करंट है, तो यहां पर इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की वोल्टेज जो करंट फ्लो करा रही है वो V है, और जो इंड्यूस्ड है जो इसके अपोजिशन में वो E है। इसलिए V और E दोनों के बीच क्या साइन होगा? माइनस साइन। दूसरा लॉजिक समझो, अगर मैं इस सर्किट में केवीएल लगाता हूं, लूप लॉ, तो मैं बोलूंगा यहां पर V, यहां पर बोलूंगा माइनस L di by dt जो ड्रॉप हो रहा है इक्वल टू 0, लूप पूरा हो गया, तो V किसके बराबर हो जाएगा? माइनस तो कट गया, V हो गया L di by dt। लिख दो, चाहे तुम लूप लॉ से लिखो चाहे ऐसे लिखो। लूप लॉ बताऊं या ये बताऊं? ये तो सामने आ रहा है ना, ये माइनस था, E माइनस V के बराबर, तो V का ये माइनस कट गया, क्या आ गया? L di by dt। लूप लॉ लगाता हूं तो यहां से चलना शुरू किया, यहां से V लगाया, वोल्टेज V प्लस है, इधर जा रहा हूं, इस पे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप कितना होता है? L di by dt, तो माइनस L di by dt इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू L di by dt। ऑब्जेक्ट हमारा है करंट, हमें दी हुई, हमें वोल्टेज पता करना है, तो मैं I की वैल्यू रख देता हूं उसमें। कितनी I की वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I0 sin ओमेगा t, वैल्यू रख दी, डिफरेंशिएट कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा V इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा L I0 cos ओमेगा t। क्या माइनस साइन आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। फिर तुम जानते हो, रिसेंटली तुमने पढ़ा ओमेगा L तो एक्सेल है, और सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस है, ना तो रेजिस्टेंस ना तो कैपेसिटेंस, तो Z किसके बराबर है? एक्सेल के बराबर। और I0 into Z क्या होता है? V0। इसी सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ करंट को इंपेडेंस Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पीक वोल्टेज। यानी इस टर्म की जगह में डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? ओमेगा L को मैंने लिखा एक्सेल, और एक्सेल इंटू I0 को लिखा V0। पर जब मैं cos ओमेगा t लिखता हूं तो एक परेशानी सामने दिख रही है कि इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता sin ओमेगा t, क्योंकि इधर sin है उधर cos है, या तो दोनों ही sin में या तो दोनों ही cos में। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, हमें पता है sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin 90 प्लस थीटा को थीटा प्लस 90 भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ये रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया। अभी तुम कंपैरिजन कर सकते हो। अब जब तुम फेस कंपेयर करते हो तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर मौजूद है तो वोल्टेज लीड करेगा नहीं, आगे रहेगा करंट से। कितने एंगल से? पाई बाय 2। तो स्टेटमेंट लिखोगे क्लियरली V leads I by an angle pi by 2. Clearly voltage leads current by an angle pi by 2. In CKT having pure inductance
इन सर्किट हैविंग प्योर L, सिर्फ इंडक्टेंस है। अब इसकी फाइन डिटेल और देखो जो तुम्हें लिखनी नहीं है, बस इतना ही लिखना था। ये डेरिवेशन 2 नंबर में आता है आजकल, पहले 3 नंबर में आया करता था। नोट लगा दो, नीचे क्या करना है तुमको, 3 डायग्राम बनाने केस 2 वाले। मेक 3 डायग्राम्स ऑफ केस 2, जिसमें तुम दिखाओगे वेक्टर डायग्राम में वोल्टेज आगे है, फेजर डायग्राम में वोल्टेज आगे है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वोल्टेज आगे है π/2 से। एडिशनल डिटेल स्क्रीन पे देखो, अगर मैं करंट सोर्स लेने के बजाय क्या लेता, वोल्टेज सोर्स लेता, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता। यहां क्या लिया देखो, E इक्वल टू माइनस एक्स डी बाई डी टी, V इक्वल टू माइनस ई, V इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, Vm यानी वही पीक वैल्यू है, तो V0 साइन ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ वोल्टेज सोर्स लिया था तो V की वैल्यू रखी, हमने करंट सोर्स लिया था, हमने करंट की वैल्यू रखी। दोनों तरह से किया जा सकता है डेरिवेशन। तो वोल्टेज सोर्स लेकर वोल्टेज की वैल्यू रखकर L डी बाई डी टी, यहाँ से di निकाला हमने, ऑब्जेक्ट क्या है I निकालना है। जब V रखोगे तो I निकालना, I रखोगे तो V निकालना है। तो di को अब अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किया, Vm बाई L साइन ओमेगा टी डी टी, क्या आ गया इधर, di का इंटीग्रेशन I आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 होता है, Vm अपॉन ओमेगा L, 1 अपॉन ओमेगा L को क्या लिखोगे, XL। तो तुम देखो ये स्टेप्स, फाइनल रिजल्ट आ गया I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब करंट पीछे, वोल्टेज की फेज को रेफरेंस लोगे तो करंट पीछे। तो एग्जाम में तुम्हें दोनों तरह से आना चाहिए, डिफॉल्ट ज्यादातर ही आता है, और कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं, तो उसका आइडिया होना चाहिए। पावर को भी साथ में लें, पावर की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर P होती है VI, तो V की वैल्यू रखिए Vm sin ओमेगा टी, I की वैल्यू Im sin ओमेगा टी प्लस π/2, प्लस है कि माइनस है बताओ, करंट आगे है क्या, गड़बड़ है ना, करंट तो पीछे है, हालांकि रिजल्ट वही आ जाएगा। जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आता है 0। यहां वेरीफाई करो ग्राफ में वोल्टेज आगे कि करंट आगे, देखो ग्राफ में वोल्टेज का ग्राफ है ब्लू वाला, करंट का ग्राफ है रेड वाला, वोल्टेज आगे, यानी वो ग्राफ तो सही है, पर यहाँ डेरिवेशन में खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन, मैं इस साइन ओमेगा टी को यहाँ लिख सकता हूँ और इस साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को वहां लिख सकता हूँ, रिजल्ट विल बी सेम। तो यहाँ पता चलता है किसी इंडक्टर में जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी वो 0 होगी। देखो इतनी पावर कंज्यूम हो रही है, पर हम जानते हैं साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, तो एवरेज पावर कंज्यूम 0। देखो वेरीफाई करो, वो जो पिंक वाला ग्राफ था वो शुरू में पहले से ऊपर था, पिछले वाले में रेजिस्टेंस में, यहाँ 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, गौर करो 2 साइकिल, इसका तो 1 साइकिल हो रहा है, पावर के 2 साइकिल। इसकी सिमेट्री मैच कराओ। जब तुमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, टाइम पीरियड 1 कंप्लीट होता था, और जब हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे तो उसके 2 साइकिल कंप्लीट होते थे। सिमेट्री मैच हो रही है, लिंक हो रहा है, आधे साइकिल ऊपर है, आधे साइकिल नीचे, तो एवरेज क्या निकले 0। थर्ड केस पे आ जाते हैं, या पहले और ये जो हमने लिखा था E इक्वल टू माइनस V, उसका वेरिफिकेशन है। ये जो ग्रीन ग्राफ तुम्हें दिख रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब मेन वोल्टेज जाएगा ऊपर तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर जाएगा, नीचे, अपोजिट फेज, इसलिए माइनस साइन आया। ये वेक्टर डायग्राम VL IL, इंडक्टर में करंट, इंडक्टर में वोल्टेज। नेक्स्ट लगाओ, थर्ड, सर्किट कंटेनिंग C only, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर प्रेजेंट है, सर्किट कंटेनिंग C only। सर्किट बना दो, सर्किट बना दो तो ऊपर वहां पर वोल्टेज सोर्स मत लेना, आपकी बार भी क्या लेना, करंट सोर्स ही लेना, सिमेट्री मेंटेन करना, करंट सोर्स मार्क करो, डायरेक्शन मत दिखाना करंट, सर्किट में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब की बार फिर से मुझे डेरिवेशन करना है, करंट मुझे पता है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालकर उनकी फेज कंपेयर करके कंक्लूड करना है कि फेज रिलेशनशिप क्या होगी।
तो मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो वोल्टेज, करंट और कैपेसिटी को लिंक करता हो। वास्तव में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, पर एक ऐसा रिलेशन है आसपास का जो चार्ज को, करंट की बजाय चार्ज को लिंक करता है। तो लिखोगे फॉर द सर्किट शोन वी में राइट, फॉर द सर्किट शोन वी में राइट Q इक्वल टू CV और dq इक्वल टू C टाइम्स dV। पर तुम जानते हो dq होता है I टाइम्स dt, क्योंकि I होता है dq बाई dt। तो dq की जगह I dt लिख सकता हूं क्योंकि I मुझे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा I dt इक्वल टू C dV। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है V निकालना है, मुझे V निकालना है, तो मैं dV को एक साइड ले जाता हूं, बाकी क्वांटिटीज को दूसरी साइड रीअरेंज किया। dV इक्वल टू 1/c टाइम्स I की वैल्यू रख दी I0 sin ओमेगा t dt। जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ dV, I0 कांस्टेंट बाहर, C कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t dt। dV का इंटीग्रेशन V रेफरेंस साइड में लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0। अब डेरिवेशन की लेंथ को और नहीं बढ़ाना चाहते, तो डेरिवेशन की लेंथ को और नहीं बढ़ाना चाहते तो कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0, मैंने कोई लिमिट्स नहीं लगाई इसमें, और ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाउंड्री कंडीशन रख के कैलकुलेट किया, पर फिर भी पूरे नंबर मिले। रेफरेंस साइड में लिखा तुमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो sin थीटा का इंटीग्रेशन में माइनस साइन आएगा और 1/ओमेगा जाएगा, तो ये मुझे रिजल्ट मिला। फिर रिसेंटली तुमने सीखा था कि 1/ओमेगा c होता है xc, 1/ओमेगा c इज नथिंग बट xc। रेफरेंस साइड में तुम लिख सकते हो xc होता है 1/ओमेगा c, और I0 xc किसके बराबर हो जाएगा? V0 के, क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्किट में Z xc के बराबर है, ना तो R है ना तो L है, सिर्फ C है, तो जो इंपीडेंस है इस सर्किट का वो xc के बराबर, जो अपोजिशन है सारा का सारा वो xc है। तो मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं V इक्वल टू, अब मेरे सामने एक तो माइनस है प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम है ये कॉस कंपैरिजन में। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा। अब की बार मैं 90 माइनस थीटा लेता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। अगली स्टेप में माइनस अंदर ले जाता हूँ तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2, और I0 xc को लिख सकता हूँ V0। एक्सप्रेशन बन जाता है साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये रिजल्ट मिल गया, ब्लॉक में बंद करो, अच्छे आदत डालो, जो भी फाइनल रिजल्ट्स होते हैं जो तुम एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो, तुम चाहते हो उसकी नजर पड़े, ब्लॉक में बंद करो। अब तुम कंपेयर कर सकते हो दोनों के फेज, साफ साफ क्लियर है कि वोल्टेज फेज में पीछे है, पिछड़ गया, लैग कर रहा है, LAG लैग कर रहा है माइनस π/2। तो लिखोगे क्लियरली in circuit containing C only, in CKT containing C only, we lag behind the current by an angle π/2. In circuit containing C only, we lag behind the current, voltage lag behind the current by an angle π/2। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, समझने के बाद तुम चाहो तो लैंग्वेज घुमा सकते हो। मैंने लैंग्वेज को घुमा दिया, पिछली बार कुछ दूसरी चीजें आगे थी, दूसरे वर्ड्स आगे थे, अब की बार मैंने कुछ दूसरे वर्ड्स आगे कर दिए। तो कोई हमें रटना नहीं है, सीखना है लैंग्वेज बनाई कैसे जाती। तो ये हमने पढ़ लिया, इसकी फाइन डिटेल कुछ मैं दिखाता हूं तुमको, स्क्रीन पर देखो। यहां पर वोल्टेज को लेकर अगर हम डिराइव करें करंट के बजाय, तो डेरिवेशन कैसे होगा? Q इक्वल टू CV लिखा, I को लिखा dq बाय dt, Q की जगह डाल दिया CV। अगली स्टेप क्या होगी देखो, I इक्वल टू d बाय dt ऑफ Vm sin ओमेगा t, V0 sin। अब की बार डिफरेंशिएट कर दिया,
तो डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट देखो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, करंट की फेज आगे है 90 डिग्री। तो ये तुम प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों तरह से। तो हमने फायदा उठाया प्रोजेक्टर का, दोनों तरह के डेरिवेशन। और पावर को देखो तो पावर फिर से 0 आ रही है, एवरेज पावर। रीजन वही है, एक ओमेगा टी है तो दूसरा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सेम डेरिवेशन दोबारा होगा। अगर हम तीनों केसेस को कंपेयर करें साइमल्टेनियसली, रिव्यू करो, रेजिस्टेंस ओनली, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। कैपेसिटेंस ओनली, voltage is lagging behind the current by an angle pi by 2. Inductor only, voltage is leading the current by an angle pi by 2. अब ये याद कैसे रहे हमको आसानी से कि किस में कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। तो इसकी ट्रिक है, बहुत पुरानी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, एली द आइसमैन। तो याद रखने का तरीका क्या, एली अगर इंडक्टर है तो E पहले आ रहा है, I बाद में आ रहा है। L मतलब इंडक्टेंस, तो E पहले आ रहा है, I बाद में आ रहा है, यानी E आगे रहता है इंडक्टर। I पहले आ रहा है, E बाद में आ रहा है, यानी अगर कैपेसिटर है तो कौन आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा। क्लियर? और वैसे भी तुम्हें लॉजिकली भी पता है। नेक्स्ट, LCR सीरीज सर्किट। हम इंडिविजुअल दो के कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ने वाले, LR, RC, LC इनको नहीं पढ़ने वाले। रीजन, ये जो LCR सीरीज सर्किट से जनरल फॉर्मूले के फॉर्मेट हमें मिलेंगे, उससे दो के कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो सीधे LCR सीरीज सर्किट पढ़ना है। सर्किट बना लो सीक्वेंस में, बस करंट की डायरेक्शन मत बनाना, वो गलत है। RLC भी ले सकते हो, LCR भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ किताबों में लिखा रहता है कि सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, सबसे पहले इंडक्टर आएगा, फिर कैपेसिटर, फिर रेजिस्टर, पर ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कोई नहीं है। अब की बार तुम वोल्टेज सिग्नल लो, बिकॉज वोल्टेज सिग्नल लेना फेवरेबल है, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। नीचे I = I0 sin ओमेगा टी मत लगाना, आप क्या लगाओगे, V = V0 sin ओमेगा टी, ये लगाओ। फिर से हमको सिमिलर एक्सरसाइज करनी है, करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, पर अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है और इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल करने के लिए मैं मैथमेटिक्स की बजाय वेक्टर डायग्राम की मदद लूंगा। एग्जाम में कई बार तो लिखा होता है यूजिंग फेजर प्रूव करो या ऑब्टेन करो, तब तो तुम्हें फेजर यूज करना है। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर मैथमेटिकल मेथड आसान लगता है जो तुम्हें मेन क्लास में सिखाया गया या सिखाया जाएगा, तुम वैसे करो। मैं जो बता रहा हूँ वो आसान लगता है, जो मैं वेक्टर डायग्राम से बता रहा हूँ, तो वैसे कर सकते हो एग्जाम। वेक्टर को फेजर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, अभी सिखाता हूँ वेक्टर को फेजर में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये बना लिया तुमने सर्किट, लैंग्वेज लिखो। ये डायग्राम नहीं बनाना था, ठीक है, जितना बोलूं उतना ही बनाना, अपनी मर्जी से ज्यादा मत बनाना, सीक्वेंस रहेगा कुछ। तो ये ग्राफ नहीं बनाना, तुमको वेक्टर डायग्राम नहीं बनाना था, सिर्फ फेजर बनाना था। लिखोगे फॉर द सर्किट शोन, comma, we can draw vector diagram as करके डैश लगा दो। अब तुम्हें वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है जैसा मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। हमें पता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, तो अगर मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिखाना है, जिसको VR से दिखा रहे हैं, तो ये है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज रेफरेंस डायरेक्शन में। इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिखाना है तो बताऊंगा 90 डिग्री आगे। बनाते चलो साथ में, ये VL, बड़ा वेक्टर दिखाना VL का। कन्वेंशनली हम इसको VL को बड़ा दिखाते हैं, हालांकि VC भी बड़ा हो सकता है। कैपेसिटर में जो वोल्टेज वो 90 डिग्री पीछे होता है, तो तुमसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कैपेसिटर और इंडक्टर में जो वोल्टेजेस हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, पाई 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिशन। मैंने इसको छोटा वेक्टर बनाया है, अगर ये बड़ा होता तो मैं इसमें से उसको हटाता क्योंकि अपोजिट है,
पर ये छोटा है तो मैं इसको उसमें से घटाऊंगा, तो मैं इतना नाप कर लेता हूं। घटाने का तरीका ये कि नीचे से नहीं ऊपर से कम करेंगे, ऊपर से कम किया, बाकी जो बचा उसको मैं लिख सकता हूं, ये बचा है VL माइनस VC। C और L ध्यान से बनाना है तो एक जैसे दिखते हैं। अब VR मेरे पास है VL माइनस VC जो 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, तो वेक्टर ट्रीटमेंट करके अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया और इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वोल्टेज जो कि होगी एंगल फाई बनाते हुए विद रेफरेंस डायरेक्शन। यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो यहां से मिलेगा हमको फाई। तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अभी भी हम मान लो करंट को रेफरेंस मानना चाहते हैं, करंट को रेफरेंस मानना चाहते हैं, पर यहां वोल्टेज दिखाना चाहते हैं। रीजन वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, करंट तो तीनों में सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, डिवाइड हो रहा है वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR, इंडक्टेंस के अक्रॉस VL, कैपेसिटर के अक्रॉस VC, इसलिए मैंने वोल्टेज दिखाया। तुम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ओमेगा टी लिखा तुमने, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी ब्रैकेट में करके प्लस फाई कर दो, ओमेगा टी से ब्रैकेट स्टार्ट करो, वोल्टेज को कर दो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जैसा है वैसा भी रख सकते हो, ओमेगा टी प्लस फाई करके भी रिजल्ट निकाल सकते हो, तरीका सीख लो। अगर मैंने ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया तो यहां पर जो फाई है वो ये है, और करंट किधर है, इधर रेफरेंस डायरेक्शन में करंट है। ये वेक्टर डायग्राम। मान लो तुमसे कहते हैं फेजर बनाओ, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं पूरे सेटअप को एंगल ओमेगा टी से टिल्ट कर दूंगा, पूरे सेटअप को जैसे मैंने ओमेगा टी से घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, मैं अब उसको बोलूंगा फेजर, क्योंकि करंट VR किधर चला जाएगा, जो करंट की डायरेक्शन में ओमेगा टी पे चला जाएगा, तो वो कहलाएगा फेजर। अभी कहला रहा है वेक्टर। इस डायग्राम को देखकर हम कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं, लिखोगे फ्रॉम वेक्टर डायग्राम वी कैन ऑब्टेन फॉलोइंग रिलेशंस। फ्रॉम वेक्टर डायग्राम वी कैन ऑब्टेन फॉलोइंग रिलेशंस। कौन कौन सा रिलेशन मिल रहा है, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो V को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर जो कि बेस है प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन VR। हमें फाई चाहिए होता है, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच, तो यहां से मिल रहा है tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे तो पावर फैक्टर cos phi होता है, वो भी बहुत काम का होता है। आल्सो इसी डायग्राम से cos phi निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस VR अपॉन V। पर हम जानते हैं, बट ये जो V है वो किसके बराबर है, IZ। DC सर्किट है, V इज इक्वल टू IZ, DC होता तो IR होगा। ये क्योंकि AC सर्किट है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता V इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, गलत हो जाएगा, क्योंकि VR VL VC डायरेक्टली जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि VL और VC तो अपोजिट है। DC सर्किट होता तो लिख सकता था, AC सर्किट में नहीं लिख सकता, इसलिए रिलेशन निकल के आया। अब इससे मैं एक और रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि Z, XL, XC और R में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली हम इससे डिराइव करेंगे, जो पहले लिखा था तुमने डायरेक्टली। तो VIZ है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, IR है, करंट तीनों में सेम है। इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज IXL है, इंडक्टेंस का अपोजिशन होता है XL। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज IXC है। तुम इसको इक्वेशन 1 डाल दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज रख दो, पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1 वी गेट
putting these in equation 1 क्या मिलेगा? IZ equal to under root of I square R square plus IXL minus IXC। अगर XC बड़ा होता तो IXC में से IXL घटा देता का स्क्वायर। थ्रू आउट करंट कॉमन कट गया, बचा Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, क्योंकि XL बड़ा है XC से। अदरवाइज तो क्या आ जाता, जैसे तुमने फॉर्मूला लिखा था, मैं मॉडुलस ले लेते हैं, XC बड़ा होता तो XL को सब्ट्रैक्ट कर देता। अगर XC बड़ा होता तो ये फाई नेगेटिव आता, क्योंकि XC बड़ा होता तो VC बड़ा होता, करंट तो सेम है। अगर XC बड़ा होगा तो IXC बड़ा होगा, IXC बड़ा होगा मतलब VC बड़ा होगा, तो फाई नेगेटिव आता। फाई नेगेटिव सर्किट कैपेसिटर के कंट्रोल में है, सर्किट इज कैपेसिटिव, वोल्टेज पीछे है, और फाई पॉजिटिव होने का मतलब है सर्किट इंडक्टर के कंट्रोल में है, वोल्टेज आगे है। तो हमने रिलेशन निकाल लिया। अभी तुमने यहां पर देखा कि मैंने डायग्राम से रिलेशन लिखा था, अब रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं, रिलेशन से डायग्राम बनाते हैं। समझ में आ रही बात? नाउ मेकिंग वेक्टर डायग्राम फॉर अपोजिशंस टू करंट फ्लो। अपोजिशंस टू करंट फ्लो का मतलब है Z, R, XL, XC, ये सब अपोजिशंस। डैश लगा, अपोजिशंस टू करंट फ्लो। कैसा डायग्राम बनेगा? R जो है रेजिस्टेंस, वो रहेगा रेफरेंस, XL रहेगा 90 डिग्री आगे, XC रहेगा 90 डिग्री पीछे। रिजल्टेंट निकालने के लिए XL में से XC सब्ट्रैक्ट करूंगा ऊपर से, बाकी जो बचा उसको लिखूंगा XL माइनस XC। इसका रिजल्टेंट R के साथ निकालेंगे, ये रिजल्टेंट आएगा और ये होगा Z के बराबर, और यहां जो एंगल बनेगा ये सेम एंगल यही वाला होगा फाई। ये डायग्राम और ये डायग्राम सिमिलर है, सेम एंगल फाई। तो जब मुझे पता चला ये एंगल फाई ही है, तो मैं tan फाई cos फाई यहां से भी निकाल सकता हूं। आल्सो फाई इक्वल टू, एक स्टेप खा जाते हैं, सीधे tan इनवर्स लिखते हैं। tan इनवर्स कितना बना? परपेंडिकुलर XL माइनस XC अपॉन R। हम डिफरेंस का सिंबल बना के भी लिख सकते हैं, जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें। cos फाई कितना बना? cos फाई तो फाई जी पूरा का पूरा, मतलब फाई cos इनवर्स नहीं लिखेंगे। R by Z, and this is very important relation, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत काम आता है। cos phi is R by Z। तुम इन दोनों को कंबाइन करके भी रिजल्ट निकाल सकते हो, और लिखो आल्सो। आल्सो कितनी बार लिख सकते हैं? और आल्सो लिखकर आलसी मत हो जाना। आल्सो XL माइनस XC अपॉन R इक्वल टू, नया फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लिख दो XL माइनस XC अपॉन R इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। R by Z इक्वल टू VR अपॉन V, जहां जरूरत पड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सारे फॉर्मूले ऐसे आ जाते हैं ग्राफ से, वेक्टर डायग्राम से, तो हम मैथमेटिक्स में जाते ही नहीं। एसी चैप्टर बहुत आसान हो जाता है इससे। एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत मुश्किल लगेगी एसी में, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा घुसी हुई है इसमें। कोई डिटेल ऐसी ओरली देखो, यही सब है रिवीजन जो तुमने अभी सीखा। रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में तुम देख के प्रेडिक्ट कर पाओगे। इंडक्टर में वोल्टेज आगे, करंट पीछे, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे, करंट आगे। इनका ग्राफ भी बनाए तो ग्राफ ऐसा आता है जिसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ये सब डायग्राम हमने बनाया अभी, वही डायग्राम है जो बनाए। इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रायंगल। वेक्टर ट्रायंगल से भी बना सकते हैं। ये रिजल्ट्स हैं जो तुमने अभी अभी निकाले,
हमने सिर्फ cos और tan को लिया, तुम चाहो तो sin को भी बीच में लाके एक नया फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर, हाँ, तो पिक्चर जब भी खत्म होती है, जब क्या आता है, द एंड। बट कई बार लिखा होता है इट इज द बिगिनिंग। थैंक्स फॉर लर्निंग। Today's lecture